हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स के लिए आपका पेपर 2 जो है उसकी हम तैयारी करते हैं टेलीग्राम चैनल पे रोज़ शाम को रात को 8:30 बजे 8:30 PM फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। और ये उसी का वीडियो सॉल्यूशन है जो कल हुआ था। उसी की आपको मॉर्निंग में सुबह क्या मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है जो भी आपका टेस्ट होता है। और टेस्ट का जो टारगेट है वो सुबह मॉर्निंग में एक 4 मिनट की या 2 मिनट की, 2.5 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो आती है, जिसके अंदर मैं बताती हूँ आपको कि आज आपको पूरा दिन में क्या पढ़ना है। उसी का टेस्ट शाम को होता है और उसी का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। एक आपका जो टेस्ट होता है वो दोपहर को 1 PM होता है। ये जो टेस्ट होता है इसकी भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है शाम को। इसका शाम को मिलता है, जो शाम को टेस्ट होता है उसका मॉर्निंग में मिलता है। अभी इसका जो दोपहर को होता है उसका अभी कल से ही स्टार्ट किया है मैंने, कल से मिलने लगा है, उससे पहले के नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर जो भी मैं बताती हूँ वो चीज़ें साइड में लिख लीजिए। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, फिर अपना अगला जो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो करिए। लेकिन क्या होता है कि मैं जब भी टेस्ट का सॉल्यूशन अगर कभी करवाती हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाती, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी लिखवा देती हूँ साथ साथ में। तो वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। और बहुत ही आप देखेंगे कि मैं 24-25 मिनट की या फिर 30 मिनट मैक्सिमम की वीडियो बनाती हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। रोज के जो क्वेश्चन होते हैं, अब पहले 30 क्वेश्चन हुआ करते थे टेस्ट में, अब 40 होते हैं। ठीक है भाई, चलो करें फिर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 में दे रखा है कि जो ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो होती है वो अपने पास क्या होती है, वो ऑलवेज अपने पास इन्वर्टिबल होती है। क्यों होती है इन्वर्टिबल? क्योंकि जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनेगी वो अपने पास बेसिस से बनेगी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स किससे बनेगी? बेसिस से। और बेसिस से बनेगी तो बेसिस में तो कभी भी सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, उसके सारे एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट, सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स जो फॉर्म बनेगी बेसिस से वो क्या बनेगी? इन्वर्टिबल होगी। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसी वजह से अपने पास क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। क्योंकि किससे फॉर्म होती है ट्रांजिशन मैट्रिक्स? अपने पास बेसिस लेते हैं। जैसे अपने पास ट्रांजिशन ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज द बी इज अ बेसिस। जैसे अपने पास एक वेक्टर स्पेस वी से बी के ऊपर अपने पास कोई भी टी एक अपने पास मैपिंग है, तो ये इसके एलिमेंट होगा, टी ऑफ दिस है वो इसके वी डैश के एलिमेंट होगा। मैं वी डैश ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इससे जो भी बनेंगे अपने पास, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से अपने पास क्या होगी, ये अपने पास क्या होती है, लीनियर जो अपने पास होती है, इससे जो भी होगी ये वेक्टर स्पेस, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स बनेगी वो अपने पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी। ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑलवेज इन्वर्टिबल होती है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे बेसिस के एलिमेंट जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 अपने पास कहता है बी अगर बेसिस है किसके, आर एन स्पेस के, और बी से बी पे ही जाता है। भाई जब भी आप इसी से तो बनती है अपने पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं ना तो इसके जो भी बेसिस के एलिमेंट है उसके स्केलर मल्टीपल ही होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे है उसी के स्केलर मल्टीपल यहाँ है। लेकिन ये तो सेम होगी तो स्केलर मल्टीपल क्या होगा, 1 ही होगा। तो इससे इस पे जाएगी तो वो मैट्रिक्स जो हमेशा होगी वो अपने पास, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपने पास क्या बनेगी, ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसका डी ऑप्शन भी, बी भी करेक्ट था, लेकिन बी से बेस्ट अपने पास क्या होगा, डी होगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर अपने पास डायगोनल तो होगी ही, लेकिन अपने पास आइडेंटिटी बनेगी वो। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी एन आइडेंटिटी, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जैसे B1 से B2 पे जाते हैं तो B2 के जो भी बेसिस होंगे ना अपने पास, वो अपने पास क्या होंगे, इसी के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो ये अपने पास हमेशा डायगोनल, अगर सेम होगी तो आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो अपने पास इसी के स्केलर मल्टीपल इसमें आएंगे, तो ये अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी हमेशा। तो ईच वेक्टर ऑफ बी, अब ये बताना है कि देन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो देन क्या होगा, ईच वेक्टर ऑफ B2 इज सेम एज वेक्टर ऑफ B1। गलत बात है, ये अपने पास क्या होंगे, ईच वेक्टर ऑफ B2 इन स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B1। ये करेक्ट होगा कि इसी के स्केलर मल्टीपल अपने इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ए अगर m बाय में n मैट्रिक्स दे रखा, इस चीज को ध्यान से देखना। ये मैट्रिक्स बनी हुई है तो इससे अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे तो वो कैसे बनेगी, Rn से बनती है, Rn से Rm पे ध्यान रखना। रो जो होती है ये अपने पास रो स्पेस के लिए, रो स्पेस नहीं सॉरी, रो स्पेस जो होता है वो इसका सब स्पेस होता है, कॉलम स्पेस होता है जो Rn का
सब स्पेस होता है, ठीक है। नलिटी जो होती है वो भी Rn की होती है, कॉलम स्पेस भी किसका होता है, Rn का होता है, लेकिन रो स्पेस जो होता है वो सब स्पेस होता है इसका। इसका भी होता है और इसका भी होता है, दोनों का ही होता है रो स्पेस, क्योंकि सब दोनों में से जो मिनिमम होती है वो उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है भाई। तो ये कह रखा है कि अगर Rn से Rm पे दे रखा है तो रो स्पेस जो होगा वो अपने पास किसका सब स्पेस होगा, रो स्पेस जो है वो अपने पास सब स्पेस होगा। ये कह रखा है इसे सब स्पेस ऑफ Rn, इसे सब स्पेस ऑफ Rm। जो अपने पास रो स्पेस होगा Rn से Rm पे दे रखा है अपने पास, Rm से क्या दे रखा है, Rm पे दे रखा है, तो ये पूछ रहा है किस रो स्पेस इज इक्वल टू में कॉलम स्पेस इज इक्वल टू में डायमेंशन होता है, तो अपने पास जो रो स्पेस होता है वो अपने पास सब स्पेस होगा Rn का, यानी कि इसका। अगर ये आ जाए कॉलम स्पेस किसका सब स्पेस होगा, वो भी Rn का सब स्पेस होगा। अगर नल स्पेस आ जाए तो वो भी अपने पास सब स्पेस होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 55। ए अगर m बाई में n मैट्रिक्स है तो सोल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस, इसका सोल्यूशन स्पेस क्या होते हैं, इसको बोलते हैं नल स्पेस। क्या होंगे ये सारे के सारे नल स्पेस में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 56। ये दे रखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी। ये कंसिस्टेंट तभी होगी जो ये अपने पास बी है ना, इसके जो इसके कॉलम वेक्टर होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, उन सारे के सारे सेट्स की जो कलेक्शन होती है वो अपने पास कॉलम स्पेस होता है। तो बी अपने पास क्या होना चाहिए, इनके जो अपने पास बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए होना चाहिए। बी अपने पास कॉलम स्पेस ऑफ ए, यानी कि कॉलम स्पेस ऑफ ए अपने पास क्या होगा, बी जो वेक्टर है इसके ए के जो कॉलम वेक्टर होंगे, जो कॉलम्स होंगे, कॉलम वेक्टर होंगे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वे सारे के सारे अपने पास कॉलम स्पेस के कॉलम स्पेस के अंदर आएंगे। तो बी अपने पास कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर होना चाहिए, रो स्पेस के अंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कंसिस्टेंट होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 57 है और दे रखा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। बिल्कुल एलिमेंट्री जो अपने पास रो स्पेस होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, वो नल स्पेस को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ये करेक्ट बात है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द रो स्पेस। बिल्कुल जो रो ऑपरेशन है वो कभी भी ना तो नल स्पेस को चेंज करते हैं ना वो रो स्पेस को चेंज करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चेंज द कॉलम स्पेस में भी ऐसा हो सकता है कि वो कॉलम स्पेस को चेंज कर दे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। चेंज करते हैं वो कॉलम स्पेस को। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द कॉलम स्पेस, ये बात गलत है, वो चेंज करते हैं। जो रो ऑपरेशन होते हैं वो कॉलम स्पेस को हमेशा चेंज करते हैं, लेकिन वो रो स्पेस को, नल स्पेस को कभी भी जो रो ऑपरेशन होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इस थ्योरी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपना याद कर लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये अपने पास क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होंगे वो अपने पास नल स्पेस और रो स्पेस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज करेंगे सिर्फ कॉलम स्पेस को, ठीक है। क्लियर है इतना, चलें आगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है। इफ ए मैट्रिक्स आर इज इन रो एक्युलन फॉर्म, मैट्रिक्स किसके अंदर है, रो एक्युलन फॉर्म में, देन द रो वेक्टर्स की बात कर रहा है, विद द लीडिंग जो अपने पास एंट्री है वो 1 है, द नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ये अपने पास पता ही है जिसके अंदर लीडिंग एंट्री आ जाती है वो वेक्टर तो पक्का नॉन जीरो होगा। फॉर्म में बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस, क्यों भाई, जब रो वेक्टर से हैं, ठीक है, रो एक्युलन फॉर्म है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो कॉलम की बेसिस होंगे, फॉर्म में बेसिस ऑफ रो स्पेस। ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी अपने पास इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट अपने पास सेट ऑफ वेक्टर बनेगी वो अपने पास बेसिस में जाएंगे रो स्पेस के। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 59। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, पीछे वाले में मैंने दो तो पढ़े ही नहीं ऑप्शन। डज नॉट फॉर्म ए बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। ये देखो, ना तो ये कह सकते करेगा फॉर्म बेसिस, ना ये कह सकते नहीं करेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन ये पक्का है कि अपने पास फॉर्म ए बेसिस फॉर द रो स्पेस, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 59। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में भी। अच्छा, इफ आर इज द रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म ए, then choose column vector of R that contain the leading one of the basis for the column space of A. The system AX is inconsistent if and only if B is not in the column space of A. तभी उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। हमें ये पता है कंसिस्टेंट होगा तो डेफिनेटली ऐसा होगा, इनकंसिस्टेंट है तो ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंसिस्टेंट होता तो डेफिनेटली होता ये, ठीक है, कि बी को अपने पास कॉलम स्पेस ऑफ ए में लिखा ही जाना चाहिए, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है तो नथिंग कैन बी सेट, हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है।
तो इफ ए और बी अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है हैव द सेम रो स्पेस देन ए और बी हैव सेम कॉलम स्पेस। बिल्कुल ऐसा होता है, दैट इज द ट्रू, 100% ट्रू है कि ए और बी अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसके अंदर हैव द सेम रो स्पेस देन ए और बी हैव सेम कॉलम स्पेस। अगर दो अपने पास दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों का रो स्पेस सेम है तो दोनों के कॉलम स्पेस को सेम होना ही पड़ेगा। अगर दोनों का कॉलम स्पेस सेम है तो दोनों के रो स्पेस को सेम होना ही पड़ेगा अगर ऑर्डर सेम है तो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है, 59 का अपने पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, 59 का ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा डी। 59 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 59। सॉरी भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। अगर अपने पास कंसिस्टेंट है तो बी को अपने पास कॉलम स्पेस के अंदर लिखा जाएगा और अगर नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि वो पक्का इनकंसिस्टेंट है। ए एक्स इज इक्वल टू बी अपने पास कंसिस्टेंट होगी इफ एंड ओनली इफ बी अगर कॉलम स्पेस में लिखा जाएगा और कॉलम स्पेस में नहीं लिखा जाता है तो पक्का इनकंसिस्टेंट होगी। ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। ये अपने पास इनकरेक्ट होगा। ए और बी अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उनका अगर वो स्पेस अपने पास सेम हो जाता है, सेम रो स्पेस होगा तो जरूरी नहीं है उनका कॉलम स्पेस भी अपने पास सेम होगा। डायमेंशन सेम होगी लेकिन अपने पास ये जरूरी नहीं है कि रो स्पेस अगर सेम हो जाता है तो उनका कॉलम स्पेस भी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ठीक है, ये कह रखा है ई अपने पास m क्रॉस m एलिमेंट्री मैट्रिक्स दे रखी है, ए अपने पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, देन कॉलम स्पेस ई। जब ई को आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हो ना, ई को लेफ्ट में मतलब इसका मतलब जो ई जो बनी है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, रो लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगे हुए हैं। अगर राइट में करते हो तो इसका मतलब कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगे। ये कह रखा कि ए अपने पास m क्रॉस m एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और ए अपने पास ये रखा, देन द कॉलम स्पेस इज द सेम एज द कॉलम स्पेस ऑफ ए। मैंने कहा था ना कि ये क्या है अपने पास, ये ई से मल्टीप्लाई कर रखा मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया तो कॉलम स्पेस पक्का चेंज होगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाते हो तो इसका जो अपने पास है कॉलम स्पेस है वो डेफिनेटली चेंज होगा। अभी करके आए हैं पीछे क्वेश्चन, देखो बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस ई को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगे हैं। ई को अगर राइट में अपने पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हो इसका मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगे हैं, तो अपने पास रो ऑपरेशन जो हो वो कॉलम स्पेस को पक्का चेंज करेगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए अपने पास रॉन्ग है। नेक्स्ट ई m क्रॉस m मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब वही ई को ए से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसका मतलब है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रखे, ये सेम एज द रो स्पेस, बिल्कुल रो स्पेस को और नल स्पेस को ये चेंज नहीं करती है, वही चीज वही ऑप्शन दे रखे, बस ई से कंफ्यूज कर रखा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा क्योंकि रॉन्ग पूछा था, ए ही रॉन्ग है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन कहता है 61, व्हाट डू यू नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। ये कहता है एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस इज लेस देन दैट ऑफ द कॉलम स्पेस। नहीं भाई, डायमेंशन जो होती है ना अपने पास, अगर अपने पास फाइनाइट डायमेंशन है तो डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस वो इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हमेशा इक्वल होती है डायमेंशन, ये कहता है रो स्पेस की ग्रेटर होती है, ये कह रखा है कि डिफरेंट होती है, ये कह रखा है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज दैट ऑफ द कॉलम स्पेस ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल डायमेंशन रो स्पेस की और कॉलम स्पेस की हमेशा क्या होती है अपने पास, इक्वल होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स ए दैट इज नॉट स्क्वायर। अब ये मैट्रिक्स अपने पास स्क्वायर नहीं है तो जो रैंक होगा ना अपने पास ए का वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ डी। ठीक है, यानी कि सॉरी मिनिमम ऑफ m और n, m क्रॉस m की तो इनमें से जो मिनिमम होगा वही इसका रैंक होगा। तो देख लो रैंक ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 63 है, एक मैट्रिक्स दे रखी है विद n जिसके अंदर कॉलम है, n कॉलम मतलब Rn से लेकर वो जो मैट्रिक्स है वो कहीं पर भी हो सकती है, Rm ले लेती हूँ, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, Rm भी हो सकता है Rm भी, लेकिन यहाँ n है तो इसको सिल्वेस्टर लॉ बोलते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं और रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, इसको लिख लेना साइड में। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन 64, ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ए अपने पास ये दे रखे हैं मैट्रिक्स का रैंक अपने पास 3। ये ध्यान देना जब भी ऐसे दे रखा हो ना मैट्रिक्स दे रखी तो इसको ऐसे लिख लिया करो भाई, R7 से
5 से। अभी सिलिवेस्टर ला करवा के आई हूँ, उसमें था रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ दिस। तो कितनी दे रखी है भाई 7। तो रैंक अपने पास कितना दे रखा है 3, यहाँ पे 3 रख लो। नलिटी ऑफ ए अपने पास, मेनली मुझे बस इस वीडियो में यही समझाना था। तो नलिटी क्या आएगी, 3 को उस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा 4। तो इसका अपने पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखिए दे रखा है, ये अपने पास मैट्रिक्स है। मैंने बताया इसको क्या लिखोगे R6 से R4, क्योंकि ये अपने पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं और ये अपने पास रो होते हैं। ठीक है, तो अपने पास AX इज इक्वल टू में 0, यानी कि नलिटी पूछ रहा है 2 डायमेंशनल सॉल्यूशन स्पेस हैज ए 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन का मतलब इसकी नलिटी कितनी आ गई 2। तो ये पूछ रखा है फाइंड द रैंक। रैंक हमें बताना है, नलिटी 2 है और टोटल देखो क्या करोगे, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। ये नहीं लेनी होती, ये लेनी होती, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। अब नलिटी कितनी दे रखी, कह रखा है 2 डायमेंशन में, मतलब अपने पास 2 है और रैंक तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू में 6, तो कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब अपने पास ये कह रखा है कि फॉर ए मैट्रिक्स ए रो स्पेस ए ट्रांसपोज का लोगे, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कर दिया तो रो कॉलम में चेंज होगी, कॉलम रो में, तो कॉलम स्पेस ऑफ अपने पास क्या हो जाएगा ए। रो स्पेस ए ट्रांसपोज का कॉलम स्पेस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है भाई, कॉलम स्पेस ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 67 है। 67 में दे रखा है ए अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, देन रैंक ए का निकाल लो या ए ट्रांसपोज का, उस ट्रांसपोज से रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट है डायरेक्ट। अगर आपने थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर दिक्कत आ रही तो इसका मतलब थ्योरी को ढंग से पढ़ो भाई, क्वेश्चन थ्योरी से ही आने हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन सोल्व करने पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है वही करने चाहिए। ठीक है, अगर अपने पास क्या है W, अगर अपने पास सबस्पेस दे रखा Rn का, देन द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई बिल्कुल, अगर W अपने पास सबस्पेस है Rn का तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सबस्पेस होगा Rn का, करेक्ट है ये बात। द ओनली वेक्टर कॉमन टू W और W कॉम्प्लीमेंट, आपको पता ही है W और W का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अपने पास सिर्फ 0 स्पेस देता है, तो ये भी बिल्कुल सही था। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, यानी कि W के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तुम्हें पता है W कॉम्प्लीमेंट होता है, इज इक्वल टू में W होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। ये अपने पास किसके W के इक्वल होता है, तो ये भी अपने पास सही है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा 68 का। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, देन द नल स्पेस ऑफ ए एंड रो स्पेस ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इन आर एन। बिल्कुल सही बात है, नल स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ले लिया और रो स्पेस ऑफ ए ऑर्थोगोनल, वही W और W का कॉम्प्लीमेंट कह रखा है। तुम्हें पता है ये क्या होता है अपने पास, W और W का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑर्थोगोनल होता है, करेक्ट बात है ये कहता है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस किसका ए ट्रांसपोज का और कॉलम स्पेस ए वे भी ऑर्थोगोनल होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है 70 में कि ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, तो आपको पिक करना है कि कौन सा आंसर रॉन्ग है। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल स्पेस इज आर एन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नल स्पेस लोगे तो पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, यानी कि उसका रैंक जो होगा ए मैट्रिक्स का वो अपने पास क्या होगा, एन होगा। यही बात तो कह रहा है इसके अंदर, तो ये करेक्ट है। ए हैज़ नलिटी एन, नहीं ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर अपने पास इन्वर्टिबल है तो इसकी नलिटी जो होगी एन ऑफ ए होगा, यानी कि नलिटी होगी वो अपने पास 0 होगी और रैंक अपने पास एन होगा। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग पूछा था, यही अपने डिटरमिनेंट पक्का नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो स्पेस अपने पास 0, यानी कि नल अपने नलिटी कितनी होगी 0, यही बात तो लिखी हुई है इसके अंदर, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास इसका, क्योंकि रॉन्ग पूछा था, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कि ए अपने पास क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसको R6 से क्या लिख लोगे तुम, हाँ R7 लिख लोगे। ठीक है, ये कह रहा है AX0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब नलिटी बराबर कितनी है 0, तो रैंक बराबर कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। वही सिल्वेस्टर लॉ लगा दो कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू में 6, नलिटी 0 है तो रैंक कितना आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसी वजह से डाले हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चन आपको DSSB में देखने को मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। तो ठीक है, ए अगर आपका क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसको कैसे लिखोगे, R7 से लेकर
R5 लिखोगे। रैंक अपने पास दे रखा 4, सो 7 में से रैंक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो अपने पास एटमोस्ट अपने पास कितने होंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। Ax इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन पूछ रहा है, इसका मतलब नल स्पेस पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये दे रखा है अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। अब भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे मैं सिखा देती हूँ कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। इससे मैट्रिक्स जो भी यहाँ पे देखो इसका लिखा हुआ x1 x2, ये x5 तक गया हो, कितने हैं अपने पास इसके अंदर 5, तो एलिमेंट अपने पास 5 होंगे यहाँ पे, x1 x2 x3 x4 x5 हो गए। तो देखो ये जो भी दे रखे हैं, देखो x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट यहाँ लिखो 1, x3 x4 और x5 नहीं है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे, पहली रो बनेगी। दूसरी रो इससे बनाओ भाई, x1 का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है तो 0 लिख दो, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है, x4 का कोफिशिएंट 1 है, x5 का नहीं है, 0 लिख दो। अब इसका आ जाओ, x1 का कोफिशिएंट नहीं है 0, x2 का नहीं है 0 और x3 का नहीं है 0, x4 और x5 का 1। मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई किससे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई x1 x2 x3 x4 x5, इसकी रो बाय कॉलम होती मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, देखो x1 प्लस x2 आ जाएगा, वही आया हुआ। अगर मैट्रिक्स दे रखी हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप मैट्रिक्स बना सकते हो, क्लियर है भाई। अब इसका रैंक अपने पास कितना है, इसका रैंक अपने पास 3 है, इस मैट्रिक्स का रैंक तो आपको निकालना आता ही है, तो इसका रैंक अपने पास 3 है, लेकिन इसकी डायमेंशन है 5। तो नलिटी पूछ रहा है, नलिटी कितनी होगी अपने पास, 5 माइनस में 3 कितना हो गया 2, तो नलिटी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 74 है कि ये अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो मैं कर दूँ R5 से लेकर R3। तो नंबर ऑफ लीडिंग वन इन द रिड्यूस रो एक्विलेंट फॉर्म ऑफ ए इज एटमोस्ट, यानी कि ये रैंक पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रैंक कितना हो सकता है, ये अपने पास R5 हो गया। ये कहता है देन द नंबर ऑफ लीडिंग वंस इन द रिड्यूस रो एक्विलेन फॉर्म ऑफ ए इज एटमोस्ट। तो ये कह रखा है कि जो इसका रैंक होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रैंक अपने पास कितना हो सकता है। अब देखो रैंक जो होगा ना, इसका और इसका मिनिमम मैंने करवाया था ना अभी पीछे, रैंक 5 और 3 का मिनिमम होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, इसका मिनिमम कितना है 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो एटमोस्ट कितना होगा 3, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंक एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नलिटी, नलिटी के वही अपने पास R3 से क्या लिखोगे R5, तो इसका मैक्सिमम अपने पास रैंक कितना हो सकता है 3 हो सकता है, और नलिटी इसी में से माइनस करते हैं, क्या होता है रैंक अपने पास प्लस में अपने पास नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ दिस, ये अपने पास ये नहीं लेनी होती यहाँ, ये लेना होता है, इनमें मैक्सिमम रैंक जो होगा इन दोनों का मिनिमम होता है। सिल्वेस्टर लॉ ये कहता है नलिटी 3 है, 3 में से 3 गया तो नलिटी बराबर 0 होगी, रैंक बराबर 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 76 है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। Either the row vector or the column vector of a square matrix are linearly independent, ये कह रखा है कि या तो रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास जरूरी है कि उसके रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नहीं। द नलिटी ऑफ नॉन जीरो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज एटमोस्ट एम, तो नलिटी इसकी एम क्यों भाई, Rn से मेरे पास Rm ले लिया मैंने, रैंक कह दिया 0 है तो नलिटी तो n होगी, ये कह रहा है m होगी, तो ये भी हट गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी वो इनकंसिस्टेंट होगी फॉर सम वेक्टर b देन द नलिटी ऑफ a 0, ये कहता है अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये कहता है नलिटी फिर भी 0 होगी, नलिटी अगर 0 ही होगी तो अपने पास रैंक बराबर n होगा, फिर तो ये कंसिस्टेंट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये बात भी गलत है। द नलिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विद लीनियरली डिपेंडेंट रो इज एटलीस्ट 1, अगर लीनियरली डिपेंडेंट रो है ना तो उसकी नलिटी कम से कम अपने पास एक जरूर होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, रैंक जो होता है ना अपने पास डायमेंशन ऑफ रो स्पेस डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस दोनों इक्वल होंगे तभी होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि ए अपने पास m क्रॉस n मैट्रिक्स हो जाएगा, देन कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर मान लेते एक ही इसके अंदर ऑप्शन होता तो आप पता है किसके साथ जाएंगे, ये ना होता तो आप कहेंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में अपने पास क्या होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस होगा, फिर उसके साथ जाएंगे, ठीक है। रो स्पेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, दोनों है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में मान लेते हैं ऐसी चॉइस आ जाती है कि वो नहीं देता है तो फिर आप कॉलम स्पेस के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है
एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो कॉलम स्पेस ऑफ दिस, मैंने कहा ना कॉलम स्पेस इसको करो भाई आर एन से आर एम, तो कॉलम स्पेस क्या होगा आर एन होगा, इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन, कॉलम स्पेस ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 79, फॉर ए मैट्रिक्स द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज रो स्पेस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है देन द नल स्पेस ऑफ ए, जो नल स्पेस होगा यानी कि इसको लिखोगे आर एन से आर एम पे, तो नल स्पेस जो होगा वो भी अपने पास सब स्पेस होता है, किसका कॉलम स्पेस भी सब स्पेस होता है आर एन का, और जो अपने पास नल स्पेस होता है वो भी सब स्पेस होता है किसका आर एन का, तो ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ आर और एस हैज द रैंक 1, भाई रैंक अपने पास एक नॉन जीरो रो ये रही, एक नॉन जीरो रो ये रही, इसका कुछ भी चाहे बेशक ये जीरो भी हो जाए फिर भी रैंक कम से कम 2 तो इसका रहेगा, इसका रैंक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही रहेगा हमेशा, तो ये कह रहा है रैंक 1, तो अपने पास कैन नॉट हैव रैंक 1, तो अपने पास डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि 3/5 मैट्रिक्स दे रखी है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, जैसे ए ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स अपने पास ये बन जाएगी, तो ये बनेगा R3 से लेकर R5 पे, एटमोस्ट पूछ रहा है तो एटमोस्ट रैंक कितना हो सकता है 3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास यही दे रखा है तो नलिटी पूछ रहा है, नलिटी एटमोस्ट कितनी हो सकती है आपको पता है, इसको किया तो हमने 5/3 हो गया, तो ये R3, तो नलिटी अपने पास कितनी हो जाएगी मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि ये अपने पास वही सेम मैट्रिक्स देती है, रैंक अब 2 कह रहा है, रैंक 2 कह रहा है मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा तब इसका रैंक अपने पास 2 होगा। अब आपको पता आर देखो ये यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लेना इजी पड़ेगा, 1 0 0 0 आर की जगह अगर मैंने 2 ले लिया, आर की जगह 2 ले लूँगी यहाँ 0, लेकिन यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 4, यहाँ पे एस की जगह फिर 2 लेना पड़ेगा तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे अपने पास आर की जगह 2 4 हो गया, यहाँ 0 0 3 कुछ भी रहे अपने पास, ये यहाँ आ गया ना तो इसका मतलब रैंक इसका 3 होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। सिमिलरली ये भी हट जाएगा, लेकिन ये पुट करना 1 0 0 0, आर की जगह आपने क्या रखना -2, तो यहाँ कितना होगा -4, और यहाँ पे अपने पास कितना होगा ये अपने पास 2 हो गया, फिर अपने पास एस की जगह आपने कितना रखना है, एस की जगह 1 तो ये 0 हो गया, ये भी अपने पास 0 हो गया, तो यहाँ आर की जगह आपने -2 रखा तो ये भी 0 हो गया, नीचे 0 0 अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की जगह अगर आप -2 रखेंगे तो क्या आएगा, रैंक तो अब भी 3 आ रहा है ना, इसका नहीं बन रहा है ना बात। सेकंड वाला और कर लेते हैं ट्राई, देखो सेकंड में करोगे तो यहाँ पे देखना है सेकंड और करना पुट, ये हो गया अपने पास 1 0 0, आर की जगह आपने 2 पुट किया तो 0, आर की जगह 0 और यहाँ पे अपने पास 2, एस की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 0 0 और यहाँ आर की जगह 2 तो 4 0 0 3, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास कहते हैं कि अपने पास एक 6x6 की मैट्रिक्स है, ये कहता है 6x6 की मैट्रिक्स है, ऑल ये कहता है ऑल एंट्रीज 1, तो ऑल एंट्रीज 1 मतलब 6x6 की 4 5 और ये 6 सारी एंट्री 1 1 है। अब इन पे रो ऑपरेशन लगाते रहो, ऊपर वाले को माइनस करते जाओ, सारे माइनस हो जाएंगे नीचे, तो कितना आया रैंक 1 आया, तो ये कह रहा है रैंक कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 86 है अपने पास, 86 में कह रखा है पिक द ओड वन, ओड बताना है, लैम्डा अपने पास आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, लैम्डा इज ए सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल उसी को तो आइगन वैल्यू बोलते हैं, यहाँ कह रहा है आइगन वैल्यू, यहाँ पे आइगन वैल्यू ही कह रहा है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बात गलत है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, डेटर्मिनेंट जो होता है उसको क्या होना पड़ेगा इक्वल टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन का डेटर्मिनेंट 0 होता है तभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर अपने पास डेटर्मिनेंट में सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो आइगन वैल्यू नहीं होगी ये, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास रॉन्ग है। द देयर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, बिल्कुल लैम्डा अगर कोई भी आइगन वैल्यू हो तो उसके कोरस्पोंडिंग एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स जरूर एग्जिस्ट करता है, ये भी करेक्ट है, ये भी तो सी अपने पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 87, ये दे रखा है कि ए अपने पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, द आइगन स्पेस ऑफ ए कोरस्पोंडिंग टू द लैम्डा इज सेम एज। ठीक है भाई, ये कह रखा है कि आइगन स्पेस ऑफ ए कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा इज सेम एज नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, वही इसका कर्नल यही तो आएगा अपने पास इज इक्वल टू 0। द सेट ऑफ वेक्टर दिस
फॉर विच, बिल्कुल ये भी अपने पास आइगन स्पेस हो गए, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ही आइगन स्पेस होते हैं, ये सारी की सारी आइगन वैल्यू आइगन स्पेस में होती है। ऑल आर अबव, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है, ध्यान से देखना ये, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। कब होती है स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल तभी होगी जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपने पास उसकी आइगन वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, तो आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। आप सोचोगे कि मैम ये कर देते, इससे भी तो अपने पास वन अगर आइगन वैल्यू है तो भी तो अपने पास नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये लो एग्जाम्पल 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 इसकी आइगन वैल्यू है, 2 आइगन वैल्यू 0 है, देख लेना ये जो होती है अपने पास कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट अपने पास देखो 2 आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू है, इसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 आइगन वैल्यू बनेगी, इसकी आइगन वैल्यू होंगी 1 0 0, देख लेना, लेकिन ये कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी क्योंकि 0 आइगन वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट 89 है, ए अपने पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड सपोज ए हैज ए रैंक एन, अगर उसका रैंक एन है तो वो 1 1 होगी पक्का। देन ये कहता है टी ए इज नॉट 1 1, गलत बात। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो नॉट एन आइगन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, अगर जीरो आइगन वैल्यू होती तो अपने पास रैंक कभी भी अपने पास एन नहीं आता, लेस देन एन आता, ये अपने पास करेक्ट है। रेंज अपने पास जीरो, गलत बात, रेंज इसकी आर एन स्पेस होगी और कर्नल अपने पास जीरो होगा, ये उल्टा लिख रखा है तब ये करेक्ट होता, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 90 होगा और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वी से वी पे एक लीनियर ऑपरेटर दे रखा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स सम स्केलर लैम्डा, देन एक्स इज कॉल्ड, एक्स को आप क्या कहोगे, एक्स अपने पास आइगन वेक्टर है किसका, टी का, एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा 90 का वो अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आइगन वेक्टर बोलेंगे किसका, टी का, ठीक है, आइगन वेक्टर ऑफ टी, एन आइगन वेक्टर ऑफ टी, ये नहीं कहा वो लैम्डा का आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है वो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स आइगन वेक्टर है टी का, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है हमेशा आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू भी अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका जो ये शेयर सब्सक्राइब और जो आपके कमेंट होते हैं यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आने की ट्राई करती हूँ, आप भी प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।